बीजिंग का एक इलाका है चांदनी। यहाँ एक विशाल फैक्ट्री है, 11 प्रोडक्शन लाइंस हैं और हर सेकंड ये फैक्ट्री एक स्मार्टफोन निकाल देती है। साल में 1 करोड़ फ्लैगशिप फोन्स बनाते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में एक चीज़ नहीं है और वो है बत्तियाँ। एक और चीज़ नहीं है और वो है इंसान। अब रोबोट्स काम कर रहे हैं, इनको रोशनी नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, चाय का ब्रेक नहीं चाहिए और अंधेरे में ये काम कर लेते हैं बिना रुके, बिना थके। ये डार्क फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री जहां बत्ती बुझाकर प्रोडक्शन चलता है क्योंकि मशीनों को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत ही नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज हो रहा है और सबसे तेज़ी से जिस देश में हो रहा है वो है चीन। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री टू द वर्ल्ड। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास करोड़ों सस्ते मजदूर थे, सिर्फ सस्ते नहीं, स्किल्ड मजदूर थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी भी तनख्वाह बढ़ रही है। चीन अभी भी दुनिया की फैक्ट्री बने रहना चाहता है, लेकिन मजदूरों के बिना। और ये सिर्फ चीन की कहानी ही नहीं है, क्योंकि जब चीन अपनी फैक्ट्रियों से इंसानों को निकालता है तो इसका असर दुनिया भर की फैक्ट्रीज पर पड़ता है। जर्मनी में हर महीने करीब 10,000 फैक्ट्री जॉब्स खत्म हो रही हैं। अमेरिका अपनी कार फैक्ट्रियों के लिए चीन से ऑटोमेशन इक्विपमेंट खरीद रहा है। और भारत जैसे देश जो अभी गियर डाल ही रहे हैं, उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर फैक्ट्रियों को इंसानों की ज़रूरत ही नहीं रही तो सस्ता श्रम किस काम का। ये कहानी है बदलती मैन्युफैक्चरिंग। इस कहानी में जर्मन रोबोट कंपनियों की खरीदारी है, वो जापानीज फैक्ट्रीज है जहां रोबोट ही रोबोट बना रहे हैं, और बीजिंग की गलियों में बारबेक्यू ओवन बनाने वाला एक छोटा कारीगर है जो कह रहा है कि अब मुझे भी रोबोट ले लेना चाहिए। ये कहानी है अंधेरे में चलने वाली डार्क फैक्ट्रीज की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। डार्क फैक्ट्री का आइडिया नया बिल्कुल नहीं है। इसकी शुरुआत जापान से हुई थी और शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम है FANUC यानी फूजी ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल कंट्रोल। फानुक की फैक्ट्री जापान में माउंट फूजी की तलहटी में है और वहां 2001 से एक ऐसी चीज हो रही है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन नॉवल जैसी लगेगी। फानुक के रोबोट्स ही बनाते हैं, यानी रोबोट बनाया जा रहा है और बनाने वाला भी रोबोट है। हर 24 घंटे में करीब 50 नए रोबोट तैयार होते हैं और ये प्रोडक्शन 30 दिनों तक बिना किसी ह्यूमन इन्फ्लुएंस के चल सकता है। बत्तियों की ज़रूरत नहीं होती, एसी या हीटिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि मशीन्स को ना गर्मी लगती है ना रोशनी की ज़रूरत महसूस होती है। यहीं से लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग या डार्क फैक्ट्री का नाम आया। एक ऐसी फैक्ट्री जिसे अंधेरे में चलाया जा सकता है क्योंकि वहाँ काम करने वाला कोई इंसान है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जापान तक नहीं रुका। जर्मनी के शहर एम्बर्ग में सीमेंस की एक फैक्ट्री है जो इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स बनाती है, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो फैक्ट्री की मशीनों को बताते हैं कि कब चलना है, कब रुकना है, कितना प्रेशर लगाना है, कितना तापमान रखना है। सीमेंस की एम्बर्ग फैक्ट्री में हर सेकंड एक प्रोडक्ट तैयार होता है। साल भर में करीब 1.7 करोड़ प्रोडक्ट्स बनते हैं और क्वालिटी रेट है 99.999%। यानी जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से 99.999% प्रोडक्ट बिल्कुल जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से बनता है। फैक्ट्री का 75% काम मशीनें खुद करती हैं। इंसान बस वहाँ हैं जहाँ मशीनें अभी नहीं पहुँच पाई हैं। इन दोनों उदाहरणों में एक बात कॉमन है, फानुक और सीमेंस दोनों ने साबित किया कि ऑटोमेशन सिर्फ असेंबली तक सीमित नहीं है। पूरी फैक्ट्री कच्चा माल आने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक जो लाइन है, पैकेजिंग तक जो लाइन है, बिना इंसानी हाथों के भी चल सकती है। लेकिन फानुक और सीमेंस इंडिविजुअल कंपनीज थी जो अपने अपने स्तर पर एक काम कर रही थी। किसी एक देश ने इसे नेशनल स्ट्रेटेजी अगर बनाया है तो वो चीन ही था। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं कहा कि हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही ऐसा होगा। ये बदलाव तब आया जब चीन ने फैसला किया कि उसे अपनी करोड़ों फैक्ट्रियों को इस दिशा में ले जाना है, और उसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी का शौक नहीं था, वजह था एक डेमोग्राफिक क्राइसिस जो धीरे धीरे चीन को घेर रहा था। आवश्यकता आविष्कार की जननी। लगभग 1 दशक पहले ही चीन दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था। कैसे हुआ?
सस्ते और स्किल्ड मजदूर लाखों की तादाद में जो गांवों से शहर आ गए और असेंबली लाइंस पर खड़े हुए। शेंजन का आपने नाम सुना होगा। कुछ दशकों पहले मछुआरों का एक गांव था और आज दुनिया का सबसे बड़ा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब है। 2010 से पहले चीन में गूगल के प्रेसिडेंट रहे काई-फू ली अपनी किताब एआई सुपर पावर्स में लिखते हैं कि शेंजन की ताकत सिर्फ सस्ता श्रम नहीं था, बल्कि सप्लाई चेन की फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। हजारों सप्लायर और लाखों स्किल्ड इंजीनियर्स एक ही शहर में मौजूद थे, जो किसी भी नए डिवाइस का प्रोटोटाइप बनाकर उसे एट स्केल प्रोड्यूस कर सकते थे, और वो भी दुनिया में सबसे कम दाम पर। कहा जाता था कि शेंजन में एक हफ्ते का काम अमेरिका में एक महीने में होता है। 2010 के दशक में ये इक्वेशन लेकिन बदली। वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में बर्थ रेट बहुत गिर गया था और इसका सीधा असर वर्कफोर्स पर पड़ने लगा। नए वर्कर तो कम हो ही रहे थे, एक बड़ा चेंज और हो रहा था। जैसे जैसे चीन का मिडिल क्लास मजबूत हुआ, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। नए युवा फैक्ट्री में हड्डी नहीं तोड़ना चाहते, वो बन रहे हैं इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, स्कॉलर। अब वो तो फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर खड़े नहीं होंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी का एक और साइड इफेक्ट ये था कि जब किसी कपल का सिर्फ एक बच्चा होता तो वो अपनी सारी कमाई, सारी ऊर्जा, सारी उम्मीद उसी एक बच्चे की पढ़ाई में लगा देते। चीन में आधे से ज्यादा युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं। सोचिए, एक कॉलेज ग्रेजुएट जिसके माँ बाप ने अपना सब कुछ उसकी पढ़ाई में लगा दिया, तो वो असेंबली लाइन पर खड़ा होकर दिन भर में एक ही काम ठक 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 नहीं करेगा। इसमें एक कन्फ्यूशन ट्रेडिशन भी है, कन्फ्यूशियस वाला। ये कहता है कि हाथ से काम करना बौद्धिक काम से कमतर है, और इस सोच ने भी परिवारों को अपने इकलौते बच्चों को फैक्ट्री जॉब लेने से रोका। नतीजा ये हुआ कि एक तरफ चीन की फैक्ट्रियां बढ़ रही थी, प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा था, और दूसरी तरफ मजदूरी नहीं मिल रहे थे। ये क्राइसिस 2010 के दशक में इतना गहरा हो गया कि बिजनेस लीडर और सरकार दोनों को ही एक सवाल सता रहा था कि कल के फैक्ट्री वर्कर्स कहां से आएंगे, और इसका जवाब एक ही शब्द था, ऑटोमेशन। अब जवाब मिल गया तो इसे चीन के तरीके से लागू करने की शुरुआत भी हुई। वो चाइनीज वे ऑफ कैपिटलिज्म लेके आ सकते हैं तो चाइनीज वे ऑफ ऑटोमेशन भी लाए। यानी चीन ने ऑटोमेशन को कंपनीज के भरोसे नहीं छोड़ा, इसे सरकार ने एक राष्ट्रीय मिशन बनाया। ऐसे काम होता है। चीन में अभी भी 5 ईयर प्लानिंग हो रही है। हर 5 साल में सरकार तय करती है कि अगले 5 साल में किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, कहां पैसा लगाना है और इकोनॉमी को किस दिशा में ले जाना है। 2015 में चीन ने कुछ अलग किया। 5 साल का नहीं, 10 साल का प्लान बनाया, जिसका नाम था मेड इन चाइना 2025। इस प्लान का मकसद साफ था कि चीन को सिर्फ सबसे ज्यादा चीजें बनाने वाला देश नहीं रहना था, बल्कि सबसे बेहतरीन चीजें बनाने वाला देश बनना था। इसमें 10 सेक्टर तय किए गए, जैसे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, एडवांस मटेरियल्स, एरोस्पेस, रोबोटिक्स और फैक्ट्री ऑटोमेशन। टारगेट ये था कि 2025 तक इन सेक्टर्स में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है आपको, यानी पूरी दुनिया से होड़ करनी है। आगे प्लान ये है कि 2049 तक, हाँ वहाँ 47 से भी 2 आगे साल तक के सोच रहे हैं वो, तब पीआरसी की 100वीं सालगिरह होगी और चीन को तब तक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। चीन की सरकार एक बात अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना काफ़ी नहीं है, आपको वो मशीन भी खुद बनानी होगी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। सिर्फ सोलर पैनल बनाना काफ़ी नहीं है, वो रोबोट भी आपके होने चाहिए जो सोलर पैनल असेंबल करते हैं। यानी पूरी सप्लाई चेन, कच्चे माल से लेकर फैक्ट्री इक्विपमेंट तक, सब चीन में होगा। और इसके लिए चीन को एक चीज़ चाहिए थी जो उसके पास नहीं थी, कटिंग एज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। उस वक्त इंडस्ट्रियल रोबोट्स की दुनिया में 4 बड़े नाम थे, जापान की फानुक और यासाकावा, स्विट्जरलैंड की एबीबी और जर्मनी की कुका। चीन इनमें से किसी के मुकाबले में नहीं था, तो चीन ने सबसे सीधा रास्ता चुना कि टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करने में तो दशकों लगेंगे, तो खरीद लेते हैं। चीन की नज़र कुका पर पड़ी, जर्मन कंपनी जो दुनिया की लीडिंग इंडस्ट्रियल रोबोट मेकर्स में से एक है। दुनिया भर की कार फैक्ट्रीज में कुका के ही रोबोट्स आपको प्राइमरीली मिलेंगे। 2015 में चीन की एक कंपनी मीडिया ग्रुप ने कुका में 5.4% हिस्सेदारी खरीदी। मीडिया एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी थी, फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन बनाने वाली। अब सवाल ये था कि फ्रिज बनाने वाली कंपनी को रोबोट बनाने वाली कंपनी से क्या लेना देना है भाई। दरअसल मीडिया की शुरुआत 1968 में हुई थी, महज 5000 युआन से बोतल में ढक्कन लगाने वाली वर्कशॉप के तौर पे। 2015 आते आते $21 बिलियन का रेवेन्यू ये जनरेट करने लगी।
लेकिन मीडिया ने कूका में हिस्सेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदी थी, चीन के लिए खरीदी थी। 5.4% से कहानी शुरू हुई और फरवरी 2016 तक मीडिया के पास कूका का लगभग 13.5% हिस्सा आ चुका था, खरीदे जा रहे थे। मई 2016 में मीडिया ने अचानक कूका के बाकी शेयर्स खरीदने के लिए 115 यूरो प्रति शेयर का ऑफर दे दिया। उस समय कूका के शेयर की कीमत से लगभग 36% ज्यादा था। कुल मिलाकर ये डील 4.6 बिलियन यूरो यानी 42,000 करोड़ रुपए की थी और इतना बड़ा मुनाफा देखकर शेयर होल्डर्स के लिए इसे ठुकराना हो गया मुश्किल। जैसे ही न्यूज आई, जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर सिगमार गैब्रियल ने इसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने यूरोपियन कंपनियों से कहा कि वो कूका को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन कोई भी यूरोपियन कंपनी मीडिया जितनी बड़ी बोली लगाने को तैयार नहीं थी। उस समय जर्मनी के कानून विदेशी टेकओवर को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर रोकने के लिए इतने सख्त नहीं थे। ये यूएस में होता है। मीडिया ने भरोसा दिलाया कि वो 2023 तक कोई नौकरी नहीं काटेंगे और हेडक्वार्टर उसका जर्मनी में ही रहेगा। इस फ्रेंडली वादे की वजह से रेगुलेटरी जो हर्डल्स थी कम हो गई। अंततः अगस्त 2016 तक मीडिया ने कूका के 94.5% शेयर्स पर कब्जा किया और इस तरह जर्मनी की सबसे एडवांस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आधिकारिक तौर पर चीन के पास चली गई। फिर कूका अकेला एग्जाम्पल नहीं था। 2014 से 2017 के बीच चीनी कंपनियों ने 274 जर्मन कंपनियां खरीदी और इनमें से 64% वो सेक्टर थे जो मेड इन चाइना 2025 में प्रायोरिटी पर थे। क्राउस मैफे जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी बनाती थी, वो कैम चाइना ने 1 बिलियन यूरो से ज्यादा में खरीदी। ये सब एक पैटर्न का हिस्सा था। चीन उन सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी खरीद रहा था जो उसकी 2025 वाली स्ट्रेटेजी में डिफाइंड थे। अब कूका एक्विजिशन के बाद क्या हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। कूका का हेडक्वार्टर तो जर्मनी में ही रहा, लेकिन प्रोडक्शन तेजी से चीन में शिफ्ट हुआ। शंघाई में कूका की एक बड़ी फैक्ट्री बनी और लगभग आधा प्रोडक्शन उसका चीन शिफ्ट हुआ। चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद जर्मन सरकार हरकत में आई और उन्होंने तब जाकर अधिग्रहण कानून कड़े किए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोबोट्स की बदौलत चीन ने अपनी फैक्ट्रियों को डार्क फैक्ट्री में तब्दील करना शुरू कर दिया। डार्क फैक्ट्री सिर्फ रोबोट्स की कहानी नहीं है। रोबोट्स तो दशकों से फैक्ट्रियों में है। स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में वेल्डिंग करने वाले रोबोट आर्म्स 1970 के दशक से आपको काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन रोबोट्स और आज की डार्क फैक्ट्री के रोबोट्स में एक बुनियादी फर्क है। पुराने रोबोट्स एक काम ही बार बार करते थे, रिपीटेटिव टास्क, यानी एक ही एंगल पर बार बार वेल्ड लगाना, एक ही जगह पर पेंट करना। लेकिन अगर कोई चीज थोड़ी भी बदल जाए, अगर कोई पार्ट जरा सा टेढ़ा आ जाए, अगर कोई मटेरियल का शेड अलग हो, तो पुराने रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो वैसे ही हथौड़ा मार देता था। ये मशीन एक काम को रिपीट करती थी, डिसाइड नहीं कर पाती थी कि काम करना है या नहीं, स्थितियां बदलने पर एडजस्ट नहीं कर पाती थी और जो चीजें वो हैंडल करती थी उसमें जरा सी भी दिक्कत आए तो डील नहीं कर पाती थी। ये सब बदला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, खासकर डीप लर्निंग की वजह से। चीन में एक मोमेंट आया जिससे साफ साफ चीन का स्पुतनिक मोमेंट आप कह सकते हो। स्पुतनिक मोमेंट क्या होता है? वो घड़ी जब किसी देश को यह एहसास हो कि वो पिछड़ रहा है। क्या हुआ था? 1957 में जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, तो अमेरिकियों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उनको लगा कि वो पिछड़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिकन्स ने क्या किया कि उन्होंने रॉकेट छोड़ा, हम जाएंगे चांद पे। अपोलो प्रोग्राम की शुरुआत हुई। चीन के लिए ऐसा ही एक मोमेंट साल 2017 में आया। चीन में एक बोर्ड गेम खेला जाता है, गो। मई 2017 में दुनिया के नंबर 1 गो प्लेयर KG का मुकाबला गूगल की AI AlphaGo से हुआ। गो चेस से भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की संख्या इस यूनिवर्स में मौजूद एटम से भी ज़्यादा है। इसलिए गो में कंप्यूटर का इंसान को हराना AI कम्युनिटी के लिए एक तरह का माउंट एवरेस्ट माना जाता था। 2017 में AlphaGo ने गो के बेस्ट प्लेयर को लगातार 3 मैच हराए। चीन के प्लेयर ने सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक मैच में जब उन्हें समझ आ गया कि अब जीतना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा और हाथ के पिछले हिस्से से आंखों से आंसू पोंछे। और ये लम्हा 28 करोड़ चाइनीज व्यूअर्स ने देखा। उनके लिए ये बिजली का झटका था। इस वाकये के ठीक 2 महीने बाद चीन की सरकार ने एक AI डेवलपमेंट प्लान अनाउंस किया, जिसमें 2020 और 2025 के लिए बेंचमार्क तय किए गए।
2017 में चीन ने एआई में जमकर इन्वेस्ट किया। दुनिया के कुल एआई वेंचर फंडिंग का 48% चीन में हुआ और पहली बार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन ने ज्यादा पैसा लगाया एआई में। अब ये सब एआई की दुनिया में जो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से कैसे जुड़ता है, इसे समझने के लिए जानना जरूरी है कि एक डार्क फैक्ट्री सिर्फ रोबोट से नहीं चलती, कई टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करती हैं और एआई उन सबको जोड़ने वाला दिमाग है। पहली टेक्नोलॉजी है आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आसान जुबान में आप ऐसे समझ लीजिए कि फैक्ट्री के हर मशीन में सेंसर हैं और ये सेंसर लगातार डेटा भेज रहे हैं कि टेम्परेचर कितना है, वाइब्रेशन कितना है, कोई पार्ट घिस तो नहीं गया। सीमेंस की एम्बर्ग फैक्ट्री में हर दिन 5 करोड़ डेटा पॉइंट जनरेट होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे फैक्ट्री की हर मशीन एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो और लगातार अपनी हालत अपडेट कर रही हो। दूसरी टेक्नोलॉजी है डिजिटल ट्विन। ये फैक्ट्री का एक वर्चुअल क्लोन है, कंप्यूटर मॉडल जो ठीक वैसा ही दिखता है और बिहेव करता है जैसे असली फैक्ट्री। जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाता है, वैसे ही इंजीनियर पहले फैक्ट्री का डिजिटल ट्विन बनाते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं कि अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में ये बदलाव किया गया तो इसका फायदा होगा क्या या कोई दिक्कत आएगी क्या। आप एग्जाम्पल ले लीजिए। सीमेंस ने अपनी एम्बर्ग फैक्ट्री में इसी डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल करके जो साइकिल टाइम था, जितना एक प्रोसेस में टाइम लग रहा है 11 सेकंड से 8 सेकंड किया, बिना एक भी असली मशीन को छुए, सिर्फ वर्चुअल मॉडल में एक्सपेरिमेंट करके। सुनने में छोटा सा फर्क लगता है लेकिन बहुत बड़ा है। मान लीजिए एक रोबोट कार का दरवाजा 11 सेकंड में तैयार करता है, इस स्पीड से वो 1 घंटे में 327 दरवाजे बनाएगा। अब अगर नया सॉफ्टवेयर या एडवांस रोबोट इस साइकिल टाइम को घटाकर 8 सेकंड कर दे तो अब उसी 1 घंटे में 450 दरवाजे बनेंगे, यानी हर घंटे 123 दरवाजों का सीधा मुनाफा। इस 3 सेकंड के फर्क का मतलब है एक दिन में लगभग 3000 एक्स्ट्रा पार्ट्स, एक साल में 10 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, और वो भी बिना 1 रुपए की एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट की। यही है 11 सेकंड से 8 सेकंड पर आने का असली मतलब। किसी डार्क फैक्ट्री के लिए तीसरी जरूरी टेक्नोलॉजी है मशीन विजन, यानी मशीनों की देखने की क्षमता। बीजिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं कीथ ब्राशर। चीन की अर्थव्यवस्था पर कई रिपोर्ट्स कर चुके हैं और अपनी रिपोर्टिंग के लिए इन्हें पुलित्जर भी मिल चुका है। ब्राशर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पॉडकास्ट में पूर्वी चीन की एक कार फैक्ट्री का जिक्र करते हैं, जहां 820 रोबोट्स एक डार्क फैक्ट्री में कार बना रहे हैं। यहाँ कैमरा सीधे एआई को फीड भेजता है और ये जो कैमरा लगे हुए हैं वहाँ एक असेंबल्ड कार की तस्वीर लेकर उसकी तुलना एक डेटाबेस से करते हैं जिसमें एक परफेक्टली असेंबल्ड कार की इमेज है। अगर कोई गलती है, चाहे वो इंसानी आंख से दिख सकती हो या न दिखती हो, एआई उसे पकड़ लेता है। यानी क्वालिटी कंट्रोल अब इंसानी आंखों पर निर्भर नहीं है, मशीनें खुद तय कर रही हैं कि प्रोडक्ट ठीक बना या नहीं बना। चौथी या शायद सबसे अहम टेक्नोलॉजी है एआई का वो सेंट्रल प्लेटफॉर्म जो इन सबको जोड़ता है। चीन की कंपनी शाओमी ने इसके लिए अपना खुद का सिस्टम बनाया है जिसे वो हाइपर इम्प कहते हैं, हाइपर इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। ये शाओमी की फैक्ट्री का दिमाग है। इस सेंसर से डेटा लेता है, रियल टाइम में प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है और फिर सोल्यूशन को भी इंप्लीमेंट करता है। शाओमी के फाउंडर लेई जुन बताते हैं कि हाइपर इम्प की सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बेहतर बनाता है। ये प्लेटफॉर्म खुद मेंटेनेंस टिकट जनरेट कर सकता है, खुद रिपेयर शेड्यूल कर सकता है और खुद ये तय कर सकता है कि किस लाइन पर कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। ये तमाम टेक्नोलॉजीज जिनकी हमने अभी बात की मिलकर किसी डार्क फैक्ट्री को बनाते हैं, चलाते हैं। 2015 के बाद चीन ने इन सब में एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया। सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होता, बाकी चीजें भी करनी पड़ती हैं। और नतीजा ये हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा ऑटोमेटेड और सबसे ज्यादा सस्ती फैक्ट्रियां चीन में ही खड़ी हुई। चीन की साइलेंट या कह लीजिए डार्क क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है शाओमी की चांगपिंग स्मार्टफोन फैक्ट्री। 81,000 स्क्वायर मीटर एरिया है, 11 फुटबॉल फील्ड जितना, 11 फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस हैं। कंपनी ने इसमें 2.4 बिलियन युआन इन्वेस्ट किए, यानी करीब 2800 करोड़ रुपए। इससे पहले शाओमी ने 2019 में एक पायलट फैक्ट्री बनाई थी जो साल में करीब 10 लाख फोल्डेबल फोन्स बनाती थी। उसकी सफलता के बाद चांगपिंग फैक्ट्री बनी जो स्केल में कई गुना बड़ी है। यहाँ हर मुख्य प्रोसेस 100% ऑटोमेटेड है। ये फैक्ट्री साल में 1 करोड़ स्मार्टफोन बनाने की क्षमता रखती है और ये सब
बिना एक भी इंसान के प्रोडक्शन फ्लोर पर मौजूद हुए हो जाता है। Xiaomi सिर्फ फोन ही नहीं बना रही, बीजिंग की ही दूसरी तरफ यिजुआंग में Xiaomi की ऑटो सुपर फैक्ट्री है, जहां कंपनी की इलेक्ट्रिक कार SU7 बनती है। हर 76 सेकंड में एक कार तैयार होती है। 700 से ज़्यादा रोबोट्स और 181 AMRs यानी ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स लॉजिस्टिक्स संभालते हैं। इसका फेज़ 2 तैयार हो गया है और फेज़ 4 की तैयारी वो कर रहे हैं। Xiaomi का लक्ष्य है 2026 में 5.5 लाख कारें एक साल में तैयार करना। इन सभी फैक्ट्रीज में कहीं कहीं आपको कोई वर्कर फोकलिफ्ट चलाता दिख जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्शन फ्लोर है इनकी, वहाँ सारा काम मशीन सी करती है। फिर ऐसी कई फैक्ट्रियां भी हैं जो उम्मीद से बिल्कुल अलग सेक्टर में हैं। शिनजियांग में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जहां 5000 लूम चलते हैं, एक भी इंसान नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनली लेबर इंटेंसिव मानी जाती है, जहां सदियों से इंसानी हाथ ही काम कर रहे हैं, वहां भी डार्क फैक्ट्री पहुंच गई है। इसका मतलब ये है कि ये रेवोल्यूशन सिर्फ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या कारों तक सीमित नहीं है, ये हर उस सेक्टर में फैल रहा है जहां रिपीटेटिव काम होता है। लेकिन शायद सबसे ज़रूरी कहानी बड़ी फैक्ट्रीज की नहीं है, बल्कि एक छोटी सी वर्कशॉप की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के कीथ बैचर बताते हैं कि चीन के गुआंगझोउ में एक ऐसी ही वर्कशॉप में वो गए थे जो स्टील शीट्स को वेल्ड करके बारबेक्यू ओवन्स बनाती थी, भट्टी। 10 लोगों के काम के लिए कोई एसी नहीं था, सड़क की तरफ खुली दुकान थी, सिंपल काम। इस वर्कशॉप के मालिक ने बैचर से कहा कि मैं भी अब रोबोट लेने वाला हूँ। बैचर ने पूछा कि इतने छोटे ऑपरेशन में रोबोट कैसे काम आएंगे? मतलब एक रोबोट जो खुद कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, वो एक बारबेक्यू ओवन बनाएगा तो इससे तो लागत बढ़ जाएगी। मालिक ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले एक रोबोट की कीमत $1,40,000 होती थी, अब चौथाई यानी करीब $35,000 में आ जाएगा। शॉप मालिक ने बैचर को बताया कि रोबोट लगाना अब एकदम आसान है। एक वर्कर जब वेल्डिंग करता है तो एक कैमरा उसे रिकॉर्ड करते रहता है और ये फीड एक रोबोट तक जाती है जो ठीक इसी मोशन पर खुद ट्रेन होता है और बिल्कुल वैसे ही वेल्ड करने लगता है जैसे इंसान। शॉप मालिक का कहना है कि वर्कर सिर्फ 8 घंटे काम करता है, रोबोट तो 24 घंटे काम करेगा, उसको छुट्टी भी नहीं लगेगी। ये कहानी इसलिए अहम है क्योंकि ये बताती है कि चीन में ऑटोमेशन सिर्फ Xiaomi और BYD जैसी बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये छोटी गलियों की छोटी वर्कशॉप तक पहुंच गया है। और इसकी वजह वही है, चीन ने रोबोटिक्स में इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है कि रोबोट्स की कीमत ही गिर गई। बारबेक्यू ओवन बनाने वाला छोटा कारीगर, भट्टी बनाने वाला मिस्त्री अफोर्ड कर पा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक 2022 में चीन ने लगभग 3 लाख इंडस्ट्रियल रोबोट्स इंस्टॉल किए थे, जो दुनिया के कुल रोबोट इंस्टॉलेशन का 52% था। यानी बाकी पूरी दुनिया ने मिलकर जितने रोबोट नहीं लगाए, चीन ने अकेले उससे ज्यादा लगा दिए। 2024 में चीन की रोबोट डेंसिटी 470 रोबोट्स प्रति 10,000 मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स तक पहुंच गई, जबकि ग्लोबल एवरेज 162 है। अमेरिका में 295 है, जर्मनी में 429 है। कुछ देश जैसे सिंगापुर और साउथ कोरिया भी चीन से आगे हैं, लेकिन बड़े देशों में चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया है। चीन लगातार ऑटोनोमस यानी डार्क फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ा रहा है। बाकी देश भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अंतर साफ है। एडिडास ने जर्मनी और अमेरिका में स्पीड फैक्ट्रीज बनाई, हाईली ऑटोमेटेड फैसिलिटीज़ बनाई जहां रोबोट्स और AI से जूते बनने थे, लेकिन कुछ ही सालों में एडिडास ने इन फैक्ट्रियों को स्केल बैक कर दिया लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की वजह से। ये बताता है कि डार्क फैक्ट्री बनाना सिर्फ रोबोट खरीद कर लगा देने जितना आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए, सस्ता रोबोट भी चाहिए, स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए इनको मेंटेन करने के लिए, सप्लाई चेन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और फिर वो स्केल भी होना चाहिए जिस पर ये सब इकोनॉमिकली वायबल हो। और अभी ये इकोसिस्टम सबसे मजबूत तो चीन में ही है। $2025 में चीन का कुल ट्रेड सरप्लस $1.189 ट्रिलियन का था, यानी चीन ने दुनिया को जितना बेचा उसमें से जो खरीदा वो निकाल दें तब भी $1.25 ट्रिलियन बचते हैं। ये रकम दुनिया के ज्यादातर देशों की पूरी इकोनॉमी से बड़ी है और इसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का सरप्लस तो और भी बड़ा था। और ये तब हुआ जब अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा रहा था। ट्रंप ने चीन पर 25 से 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन इससे चीन का एक्सपोर्ट रुका नहीं। कीथ बैचर इसकी 4 वजह बता रहे हैं। चीन ने तेजी से दूसरे मार्केट्स यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप में सेल्स बढ़ा दी। चीन ने इनडायरेक्ट शिपमेंट्स बढ़ाए, 5 किसी तीसरे देश में भेजे, वहां असेंबल करवाए, फिर अमेरिका भेज दिए। चीन ने अपनी करेंसी कमजोर करके रखी, जिससे चीनी सामान
और सस्ता हो गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह रही कि चीन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया से सालों आगे निकल चुका है। अब प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ चीन में बाकी दुनिया से सस्ती बन सकती है। कपड़े और फर्नीचर पहले भी बनते थे, अब कार्स, बैटरी, सोलर पैनल्स, ये सब भी सस्ते चीन में बन रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है ऑटोमेशन। इसका असर सबसे पहले उन देशों पर पड़ रहा है जो पहले मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस थे। जर्मनी अच्छा एग्जाम्पल है। जर्मनी में हर महीने करीब 10,000 फैक्ट्री जॉब्स खत्म हो रही हैं और इसकी एक बड़ी वजह चीन के एक्सपोर्ट हैं जो जर्मन फैक्ट्रीज का बिजनेस छीन रहे हैं। जर्मनी ने कूका को चीन को बेचा और अब चीन उसी टेक्नोलॉजी से इतना सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है कि जर्मनी की खुद की फैक्ट्रियां कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाई हैं। अमेरिका में हालात और दिलचस्प हैं। अमेरिकी कार फैक्ट्रियां अब अपना ऑटोमेशन इक्विपमेंट चीन से खरीद रही हैं। ब्रैडशर एक ऐसी मशीन का जिक्र करते हैं जो फुटबॉल फील्ड की 2/3 लंबाई से ज़्यादा बड़ी है और स्टील शीट से कार के पार्ट्स बना लेती है। ये मशीन चीन में लग रही है और चीन इसे अमेरिकी फैक्ट्रियों को भी बेच रहा है क्योंकि अमेरिका के पास इस कैटेगरी में कॉम्पिटिटिव इक्विपमेंट है ही नहीं। यानी अमेरिका अगर चीन से compete करना चाहे तो उसे चीन का ही इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन देशों के लिए है जो अभी इस दौड़ में पीछे हैं। काई-फू ली इस बारे में एक बहुत अहम बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि AI ड्रिवन ऑटोमेशन विकासशील देशों का वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म कर देगा जो उनके पास पहले था, यानी सस्ता श्रम। यानी वो सीढ़ी जिस पर चढ़कर चीन ने खुद को डेवलप किया, वो सीढ़ी नीचे से वो खींच रहा है। भारत के लिए सवाल खासतौर पर अहम है। मेक इन इंडिया की स्ट्रेटेजी का एक सेंट्रल पिलर यही है कि भारत के पास स्किल्ड वर्कफोर्स है और ये सस्ता श्रम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन सोचिए, चीन में एक लेबर की कॉस्ट लगभग 500 रुपये प्रति घंटा है, जबकि इंडस्ट्रियल रोबोट की घंटे की लागत सिर्फ 200 रुपये पड़ रही है। ये उस देश का हाल है जहां लेबर सस्ता माना जाता है। भारत में लेबर कॉस्ट लगभग 100 रुपये प्रति घंटा है अभी, लेकिन ये गैप आगे कम ही होना है। जैसे जैसे रोबोट्स की कीमत गिरती जाएगी, रोबोट लेबर से सस्ता होता जाएगा और इस मामले में लेबर को बचाने के लिए आप कानून बना लेंगे, लेकिन उससे आप प्रोडक्शन में पिछड़ेंगे। चीन में एक दिलचस्प बात यह है कि लोग ऑटोमेशन के उतना खिलाफ भी नहीं है जितना यूएसए, यूरोप में। अमेरिका में ट्रंप के जीतने का बड़ा कारण रहा कि उनके रस्ट बेल्ट में काम खत्म हो गया था। आधा काम चीन चला गया था, जो बचा वो ऑटोमेट हो गया था। अमेरिकी वर्कर्स में इसके खिलाफ नाराजगी है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। निर्यात इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि काम की कमी नहीं है। चीन में ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं निकाला जाता अभी कि वर्कर्स की छटनी हो रही है, बल्कि कम वर्कर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये संतुलन हमेशा नहीं रह सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का एक प्रोजेक्शन है कि 2030 तक चीन में 1.2 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रोबोट की वजह से खत्म हो जाएगी। 2023 में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में वर्कर्स ने एक हड़ताल की ऑटोमेशन के खिलाफ, लेकिन फिलहाल ये टेंशन छोटी है। हालांकि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, ये सवाल बड़ा होता जाएगा। ब्रैडशर एक और बात कहते हैं जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक है। वो कहते हैं कि चीन में आज के फैक्ट्रीज में काम करना 10 से 20 साल पहले जो फैक्ट्रीज थी उनसे बेहतर है। शोर कम है, हवा साफ है, लेकिन सवाल ये है कि कितने लोगों को ये बेहतर जॉब मिल पाएगी। ऑटोमेशन जॉब्स को ख़त्म नहीं करता, बदल देता है। असेंबली लाइन पर खड़े होकर अब एक ही काम बार बार करने वाले वर्कर की जगह रोबोट डिज़ाइन करने वाला, उसे मेंटेन करने वाला और एआई सिस्टम ट्रेन करने वाला वर्कर चाहिए। लेकिन ये ट्रांजिशन ईजी नहीं है। एक वेल्डर को एआई ट्रेनर बनाना रातों रात संभव नहीं है। बदलाव मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बदलाव आ रहा है, बल्कि चीन का कहें तो वहाँ तो आ ही गया है। चीन के चांगपिंग में शाओमी की फैक्ट्री में अंधेरा है, लेकिन प्रोडक्शन चल रहा है। ग्वांगझो की गली में बारबेक्यू ओवन बनाने वाला कारीगर रोबोट खरीदने की तैयारी कर रहा है। जर्मनी की फैक्ट्रियों में नौकरियां कम हो रही है और भारत जैसे देश एक दोराहे पर खड़े हैं जहां उन्हें तय करना है कि सस्ते श्रम की पुरानी स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। सवाल ये नहीं है कि यह बदलाव आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब बत्तियां बुझेंगी तब हम तैयार होंगे या नहीं। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा लेने की हम बात कर रहे थे, क्या हम उसे खो चुके हैं? इस सवाल के साथ अलिफ लैला के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।